आज के इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक काफी विस्तृत शैक्षिक वीडियो है जो विश्व भूगोल पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, हाँ। बल्कि पृथ्वी के निर्माण की पूरी कहानी को समझना है, ताकि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंसेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। सही कहा। और अगर हम आज का विश्व मानचित्र देखें तो ऐसा लगता है कि ये नीले समंदर के बीच अलग अलग देश, महाद्वीप और पहाड़ हमेशा से ऐसे ही थे, एकदम स्थिर। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। करोड़ों साल पहले ये नक्शा ऐसा बिल्कुल नहीं था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इन 7 महाद्वीपों को समझने से पहले हमें उस समय में जाना होगा जब पृथ्वी पर कोई अलग देश या महाद्वीप था ही नहीं। हाँ, ये बात लगभग 200 मिलियन मतलब करीब 20 करोड़ साल पुरानी है। अच्छा। उस समय पृथ्वी पर जमीन के अलग अलग टुकड़े नहीं थे, सिर्फ एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम पैंजिया कहते हैं ना। बिल्कुल। इस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया कहा जाता था। और जब सारी जमीन एक जगह थी तो जाहिर है कि बाकी पूरी जगह पर पानी ही पानी था। उस इकलौते विशाल महासागर का भी एक नाम था शायद। हाँ, उसे पैंथलासा कहा जाता था। पैंथलासा। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर सब कुछ पहले एक ही भूखंड था तो आज पूरी पृथ्वी के केवल 29% हिस्से पर ही जमीन क्यों बची है? हाँ, मतलब बाकी 71% पानी क्यों है? क्या जमीन का कुछ हिस्सा डूब गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जमीन कम नहीं हुई है। जमीन और पानी का जो अनुपात है ना, वो शुरुआत से लगभग समान ही रहा है। अच्छा। हाँ, जब पैंजिया एक साथ जुड़ा था तब भी वो कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% ही था। बदलाव जमीन की मात्रा में नहीं, उसकी स्थिति में आया है। मतलब वो टूटकर बिखर गया, जैसे कोई जिगसॉ पजल हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसके टूटने का जो वैज्ञानिक कारण है उसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स। इसे अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में समझना चाहूँ तो क्या इसे एक उबलते हुए सूप के बर्तन से समझ सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी है और उस गर्मी के कारण जो पिघली हुई चट्टानें हैं और जिन्हें मैग्मा कहते हैं वो लगातार घूम रही हैं। और हमारी जो जमीन की परत है वो उस मैग्मा के ऊपर तैर रही है। बिल्कुल। वो परत कई बड़ी प्लेट्स में टूटी हुई है। तो करोड़ों साल पहले इसी अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण पैंजिया में दरारें पड़ने लगीं। अच्छा, और फिर वो 2 हिस्सों में टूट गया? हाँ, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। और जब ये दोनों हिस्से अलग हुए होंगे तो बीच में खाई बन गई होगी। सही कहा। और उस खाई में पानी भर गया जिससे एक नया सागर बना जिसे टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। 30% और जनसंख्या में लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। मतलब दोनों में सबसे बड़ा। और इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी मिलेगी और सबसे गहरी झील भी। हाँ, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलंगमा कहते हैं। और इसके साथ ही सबसे ऊंचा पामीर का पठार भी यही है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। और गहरी झील की बात करें तो वो बैकाल झील है ना? हाँ, रूस की बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील। यहाँ नदियों का भी बहुत महत्व है। यांगत्से नदी जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है, जो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एक हुआंग हो नदी भी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत बाढ़ आती है। सही बात है। तो अब एशिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह तीसरे नंबर पर आता है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अच्छा। और मैंने सुना है कि यहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। बिल्कुल सही सुना है। यहाँ एक भी रेगिस्तान नहीं है। नदियों की बात करें तो वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और डेन्यूब नदी भी तो है जो 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। हाँ, और राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए कोयले का बहुत व्यापार होता था। यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। भौगोलिक रूप से जब एशिया और यूरोप के बीच कोई समुद्र नहीं है तो क्या यूरोप को एक अलग महाद्वीप मानना सिर्फ एक राजनीतिक और सांस्कृतिक सुविधा है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
दरअसल यूरेशिया का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। यूरेशिया? हाँ, भौतिक रूप से ये दोनों जुड़े हुए हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकासस पर्वत और काला सागर, ये सब मिलकर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। मतलब ये प्राकृतिक सीमाएं हैं। बिल्कुल। और रूस की स्थिति देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से उसका बड़ा हिस्सा एशिया में है। लेकिन उसकी राजधानी मॉस्को और ज्यादातर आबादी यूरोप में है। सही कहा। इसलिए रूस की स्थिति बहुत विचित्र है। बहुत दिलचस्प है। चलिए अब यूरोप से नीचे भूमध्य सागर पार करते हैं और अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। हाँ, जिसके पास 20.2% जमीन और लगभग 17% आबादी है। लेकिन इसकी अक्षांशीय स्थिति सबसे अनोखी है ना? बिल्कुल। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। वाह! और शायद इसी वजह से यहाँ सहारा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हाँ, अक्षांशों का सीधा असर मौसम और भौगोलिक संरचना पर पड़ता है। और नदियों के भी क्या गजब फैक्ट्स है यहाँ। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, जो 6650 किलोमीटर लंबी है, यही है। और परीक्षा के लिहाज से 2 नदियां बहुत अहम हैं। कांगो नदी। हाँ, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और दूसरी है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये तथ्य तो पक्के से याद रखने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अफ्रीका में वो ग्रेट रिफ्ट वैली भी तो है। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। हाँ, महान भ्रंश घाटी, जो सीरिया से लेकर मोजाम्बिक तक 6000 किलोमीटर लंबी दरार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स का आज का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब जमीन आज भी खिसक रही है। बिल्कुल खिसक रही है। पूर्वी अफ्रीका धीरे धीरे मुख्य महाद्वीप से अलग हो रहा है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। चलिए अब अफ्रीका की इस भ्रंश घाटी से अटलांटिक महासागर पार करते हैं। हाँ, और चलते हैं नई दुनिया की ओर। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कनाडा की समुद्री तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। और यूएस और कनाडा के बीच की जो सीमा है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, जो सबसे शांतिपूर्ण सीमा मानी जाती है। सही कहा। और यहाँ के पहाड़ों की बात करें तो रॉकी पर्वतमाला बहुत मशहूर है, जो कि नवीन वलित पर्वत मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। बिल्कुल। और पानी के काम करने के तरीके को समझना हो तो कोलोराडो नदी द्वारा बनाई गई ग्रैंड कैनियन को देखना चाहिए। ओ, ये अपर्दन यानी इरोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, इसके अलावा यहाँ महान झीलें भी हैं, जिनमें सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वाव। और दक्षिण अमेरिका को तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। हाँ, और यहाँ एंडीज पर्वतमाला है जो 7000 किलोमीटर लंबी है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। और अमेज़न नदी, जो पानी की मात्रा मतलब जल आयतन के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी है। बिल्कुल। और अमेज़न के वर्षावन इतने विशाल हैं कि उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन का स्रोत वही जंगल है ना? सही बात है। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में बहुत विरोधाभास भी हैं। जैसे अटाकामा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। हाँ, और पैटागोनिया, जो एक शीत मरुस्थल है। और टिटिकाका झील भी यही है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, मतलब जहां नाव चलाई जा सकती है। बिल्कुल। मुझे उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली की याद आ रही है। उसका डेल्टा किसी पक्षी के पंजे जैसा दिखता है ना? हाँ, उसे बर्ड्स फुट डेल्टा कहते हैं। नदी जब समुद्र में गिरती है तो मिट्टी जमा होने से ऐसी आकृति बनती है। भूगोल सच में एक कला की तरह है। खैर, अब इन जंगलों से निकलकर दुनिया के सबसे सूखे और सबसे ठंडे महाद्वीपों की तरफ रुख करते हैं, यानी ओशियानिया और अंटार्कटिका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि भी कहते हैं, क्योंकि इसके पश्चिमी और मध्य हिस्से में बारिश बहुत कम होती है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ, जो 2300 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल। और यहाँ की मुख्य नदी मरे डार्लिंग है। यहाँ एक बहुत ही रोचक विरोधाभास सामने आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। ये कितनी हैरानी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जबकि अंटार्कटिका, जो 98% बर्फ से ढका है, वहाँ माउंट एरेबस नाम का सक्रिय ज्वालामुखी धधक रहा है। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्यों है? देखिए,
ज्वालामुखी का गर्मी या बर्फ से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा संबंध टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं से है। अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बीच में है। बिल्कुल, वो प्लेट के बीच में है, इसलिए वहां कोई हलचल नहीं है। जबकि अंटार्कटिका में प्लेट्स की सीमाएं हैं जहां से मैग्मा बाहर आ जाता है। ये तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात हो गई। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इसे गतिशील महाद्वीप यानी डायनामिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्योंकि बर्फ पिघलने और जमने से इसका आकार बदलता रहता है। एकदम सही। और परीक्षा के लिए एक और जरूरी फैक्ट है, भारत के रिसर्च स्टेशन। हाँ, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों अंटार्कटिका में हैं। बिल्कुल। तो महाद्वीपों का सफर तो हमने कर लिया, लेकिन ये सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम महासागरों और जल संधियों को न समझ लें। सही बात है। जल निकाय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, जिसकी मैरियाना ट्रेंच लगभग 10,984 मीटर गहरी है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो उसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। और व्यापार के लिए वो सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर में भी एक महत्वपूर्ण गर्त है ना? हाँ, सुंडा गर्त, इसे सुंडा ट्रेंच कहते हैं। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। ये बहुत अहम है, जैसे मलक्का जल संधि जो अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, और हुर्मुज़ जल संधि जहां से तेल का व्यापार होता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं पता है? जिब्राल्टर जल संधि को। बिल्कुल सही। और एक है बाब अल मंडेब, जिसे आंसुओं का द्वार या गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं। ये नाम ही कितना खौफनाक है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये चोक पॉइंट्स वैश्विक व्यापार के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? अगर यहाँ कुछ ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया का व्यापार रुक सकता है। सच में। अब चर्चा को समेटने से पहले कुछ रैपिड फायर परीक्षा फैक्ट्स देख लेते हैं। हाँ, बताइए। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन उस पर राजनीतिक नियंत्रण डेनमार्क का है। दुनिया का सबसे निचला स्थान मृत सागर है। और सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है, जहां 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वोस्टोक स्टेशन है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। बाप रे। और एक आखिरी फैक्ट, अफ्रीका में सबसे ज्यादा 16 स्थलारुद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश हैं। ये सभी फैक्ट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक गोल्ड माइन है। बिल्कुल। तो आज हमने पैंजिया के विखंडन से लेकर आज के ऊंचे पहाड़ों, गहरी झीलों और विशाल मरुस्थलों के निर्माल को समझा। और ये जानकारी सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। सही कहा। अब अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर हमने देखा कि करोड़ों साल पहले सब कुछ एक पैंजिया के रूप में जुड़ा था, और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण आज भी जमीन खिसक रही है, जैसे अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में, हाँ, तो जरा सोचिए, आज से करोड़ों साल बाद पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या सारे महाद्वीप टकराकर फिर से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे? क्या एक नया पैंजिया बनेगा? विज्ञान की माने तो ये बिल्कुल संभव है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। भूगोल सिर्फ नक्शे नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है।